चलते हैं, आपको यहाँ का क्लासरूम्स वगैरह कभी दिखाते हैं जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं और फैकल्टी वहाँ पे पढ़ाते हैं और इंटरेक्ट करवाते हैं। ठीक है ना। न्यूट्रिशन स्टिल 1/6 पे ही है, 3 में बांट के इट शुड बी 1/9 1/9, ऐसा नहीं किया गया। ठीक है ना, न्यूट्रिशन को इन वाला बांट दिया गया 1/12 एंड 1/1/9, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है ना, तो बाकी स्कूलिंग वाला सेम है, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एज इट इज है, उसका नहीं लिख लो, एज इट इज वो सेम है। ठीक है ना भाई, दो है 1/6 1/6 ठीक है, लिख लेते हो अपने आप, लिख कोई दिक्कत नहीं। एंड थर्ड वन के अंदर इन्होंने एक नया जोड़ा है, भाई लिख लो। हेलो दोस्तों, आज फिलहाल हम हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के DACE, जहाँ पे UPSC का फ्री कोचिंग दिया जाता है। और यहाँ पे एक जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ही डाइवर्सिटी मिलेगा। तो हमारे साथ में एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो DAC के अंदर में, जो यहाँ पे हरियाणा PCS हो चाहे वह UPSC PCS हो, यहाँ पे तैयारी करवाया जाता है और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आप यहाँ पे नोट करना चाहते हो तो नेक्स्ट ईयर जो भी न्यू सेशन आने वाला आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन ये करवाने वाले हैं कि ये जो स्टूडेंट आपके सामने जो दिख रहे हैं, ये हरियाणा PCS का जो प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अगेन एक तरह से हमारे और हमारे जो यूट्यूब जितने व्यूवर्स हैं हमारे, उनके तरफ से आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, इनका बैकग्राउंड क्या रहा है यहाँ तक पहुँचने का, थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, मेरा नाम मनीषा है और मैं गांव तीतरम, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा की रहने वाली हूँ। तो आप ये बताइए क्यों आपका जो बैकग्राउंड रहा है, चाहे वह ग्रेजुएशन और मास्टर्स, आप कहाँ से पढ़ाई किए हैं? जी, मैंने स्कूलिंग अपने गांव में ही जवाहर नवोदय विद्यालय से मैंने स्कूलिंग किया है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन देव समाज कॉलेज फॉर वीमेन फिरोजपुर पंजाब से किया है, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है। और उसके बाद मैं JNU गई अपने मास्टर्स के लिए। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है। और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट की तैयारी की, क्योंकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके लिए कंपलसरी एग्ज़ाम है। और उसके साथ साथ मुझे ये था कि मैं अपना JRF के लिए प्रिपेयर करूं, जो कि मुझे हेल्प करेगा अगर मैं PhD में सीट ले लेती हूँ। तो मैंने अपने मास्टर्स के बाद PhD के लिए ट्राई किया। मैंने सिर्फ JNU में ही ट्राई किया और मैंने 2 टाइम एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद 2 टाइम वाइवा भी दिया है JNU में। तो ऐसा अभी आपका जो प्रीलिम्स जो निकला, ऐसा आपको क्या मोटिवेट किया है कि जो आपको एक नेट छोड़ करके एक PhD में एडमिशन आप जो लेना चाह रहे थे, जो आपने एडमिशन नहीं लिया, जिससे आप छोड़ करके प्रीलिम्स में, ऐसा क्या है जो आपको मोटिवेट करता है? जी देखिए, मुझे ग्रेजुएशन टाइम से ही ये मेरे मन में था कि तैयारी तो मुझे UPSC की ही करनी है, मुझे जाना सिविल सर्विसेज में ही है। लेकिन JNU जाने के बाद मुझे लगा कि PhD भी अपने आप में एक लर्निंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप जब यूनिवर्सिटी जैसे एक माहौल में आप मतलब PhD के साथ साथ आप UPSC की या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ रहूँगी और अच्छे जैसे प्रिपरेशन करने वाले लोगों के बीच में रहूँगी, तो मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं मास्टर्स के बाद भी वहाँ रहना चाहती थी, और तो PhD ही अगला ऑप्शन था। तो मैंने PhD के लिए तैयारी की और साथ में मैंने अपने UPSC के लिए सेल्फ स्टडी की। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ उससे क्या हो रहा है कि मैं मतलब 2 नाव में पैर रखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बीच में आपका UPSC का प्री आ रहा है, उसके बाद आपका JNU का एंट्रेंस आ रहा है, फिर आपका UGC नेट का JRF एग्ज़ाम आ रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा था, मैं किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि तीनों एग्ज़ाम की अप्रोच एकदम अलग है। तो फिर मैंने लास्ट ईयर डिसाइड किया कि मैं अपने PhD का जो मेरा ड्रीम है मैं उसको साइड रखती हूँ। मैं अभी अपना मतलब पहले सिर्फ़ और सिर्फ अपनी PCS की तैयारी ही करती हूँ। हालांकि मैंने पीछे जो 2021, 22 और 23 में हरियाणा सिविल सर्विस की परीक्षाएं हुई हैं, मैं उनमें भी अपीयर हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं किसी रीज़न से शायद मेरी मेहनत में कमी रही हो या गाइडेंस की कमी रही हो, मैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाई। और पिछले साल नवंबर में मैंने यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस में एज ए स्टूडेंट ज्वाइन किया नवंबर में।
और पिछले ही 3-4 महीने से मतलब मैंने सेल्फ स्टडी की और मुझे यहाँ बहुत अच्छी गाइडेंस मिली, अपने टीचर्स का सपोर्ट मिला, तो आई थिंक उसकी बदौलत मैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाई। क्या आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है? जी बिल्कुल दिया है। तो जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो इजी नहीं होते हैं, वी ऑलरेडी नो, और जो सिलेबस होते हैं बहुत टफ होते हैं। तो ये जो रास्ता होता है एक तरह से कांटेदार रास्ता होता है। तो आप जो आपने जो तैयारी किया है उसके पीछे क्या कुछ राज है जो आप हमारे दर्शक को बताना चाहेंगे? जी जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम को बहुत टफ माना जाता है, कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक लंबी इसका जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा है, तैयारी अपने आप में बहुत समय आपका ले लेगी, सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है और साथ में 3 स्टेजेस हैं, प्री, मेंस, फिर इंटरव्यू। और अगर आप इंटरव्यू में भी फेल हो जाते हैं आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना है, आपको रीस्टार्ट करना है। तो आपकी पेशेंस और आई थिंक आपको हिम्मत बहुत चाहिए अपने आप को संभालने के लिए। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आप अच्छा हार्ड वर्क भी करें और आपको सक्सेस मिल ही जाए, क्योंकि 10 लाख के आसपास, और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भीड़ है, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट्स आपके साथ compete करते हैं पूरी कंट्री से, तो उसमें मतलब सक्सेस के चांसेस ऑफकोर्स कम हो जाते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जैसे ही लोग करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मैं भी एक गांव से आती हूँ और बिल्कुल सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है, कोई ऐसा नहीं रहा है। जेएनयू हाँ अपने आप में बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, लेकिन उससे पहले की जो जर्नी है वो बहुत ही साधारण रही है। हिंदी मीडियम से ही मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है, तो मैं उन चैलेंजेस को अच्छे से समझती हूँ। एक ग्रामीण परिवेश से जब आप दिल्ली जैसे शहर में जाते हो, तो यही है कि आपको एक एग्ज़ाम की अप्रोच क्या है, उसकी डिमांड क्या है, उसको समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी आपने बोला कि आप गांव से आते जी। हो, और बहुत सारे मैंने लड़कियों को देखा है जो दिल्ली तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, और आपने यहाँ तक पहुंच करके प्रीलिम्स का भी आपने क्रैक किया है। तो वैसे पेरेंट्स जो अपने बच्चियाँ को जो बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, एक तरह से उनके लिए एक मोटिवेट है, उनके लिए एक आप मजबूत बच एक तरह से हम कह सकते हैं जो अपने बच्चों को बाहर भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आप तैयारी ये कर रहे हो तो आपने कितना टाइम को मैनेज किया और कितना टाइम आप डेली पढ़ाई करते थे? जी जी देखिए, ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हालांकि एग्ज़ाम ऐसा है कि ये आपसे बहुत मतलब टाइम की और फोकस की डिमांड करता है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब मैं बताऊं तो मैं जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ मैं, तो 2 घंटे से ज़्यादा मैं मतलब उस पर फोकस नहीं कर पाती। उसके बाद मुझे आधे घंटे का 1 घंटे का ब्रेक चाहिए ही चाहिए, है ना। और मैं मतलब कह सकते हैं कि मैं सिर्फ 4 से 5 घंटे ही दिन में पढ़ाई करती हूँ। आप सोशल मीडिया और अपने दोस्तों से कितना दूर रहते थे? बिल्कुल भी दूर नहीं रहती हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे भी और मतलब मैं एक्टिव हूँ, और मैं मूवीज़, वेब सीरीज़ सब मैंने रिसेंट सारी वेब सीरीज़, मूवी सब देखी है। क्योंकि अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अपनी जगह है, लेकिन हम अपनी लाइफ को पॉज नहीं कर सकते हैं ना उसके मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं हमेशा, मतलब आप डिप्रेशन में नहीं जाते? क्योंकि जब आप तैयारी करते हो ना तो एक लॉन्ग टर्म होता है, जरूरी नहीं होता कि सिर्फ एक दिन का होता है, ये 6 मंथ्स लेकर के 1 ईयर 2 ईयर तक चलता है। तो इनका भी कहना है कि आप डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको कुछ मूवीज़ वगैरह भी देखना है, घूमते रहना है। अगला क्वेश्चन जो है कि आप PYQ लगाते थे? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जो यूपीएससी की, वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक है, लेकिन मैं पर्सनली मुझे जो बुक सबसे अच्छी लगी, दृष्टि पब्लिकेशन की एक बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उन्होंने बहुत ही अच्छे से डिटेल एनालिसिस दिया है PYQ का, प्रिलिमिनरी एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ पिछले 10 साल के। और उन्होंने क्या दिया है, जैसे अगर एक ऑप्शन मतलब जिस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है तो उन्होंने सिर्फ करेक्ट ऑप्शन का ही एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बाकी 3 ऑप्शन क्यों गलत हैं उनका भी एक्सप्लेनेशन दिया है, और बिल्कुल ऑथेंटिक दिया है। तो वो बुक आप रेफ़र कर सकते हो। मुझे उस बुक से बहुत हेल्पफुल हुई। मैंने उस बुक को कम से कम 4 से 5 बार मैं मतलब अच्छे से एनालाइज कर चुकी हूँ। तो PYQ तो मस्ट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और ये बात सिर्फ UPSC या HCS पे लागू नहीं होती। इवन UGC नेट में भी अगर मैंने 5 टाइम किया है तो हर साल इतने सारे क्वेश्चन मॉडिफाई होके वही PYQ में से बहुत कुछ रिपीट होता है, तो वो तो आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है।
अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ के जो प्रोफेसर्स है या फिर यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है, जो यहाँ पे शिक्षक है, जो आपको हमेशा कोऑर्डिनेट करते हैं, हमेशा जो रहते हैं सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, आपको एक तरह से कितना हेल्पफुल होता है, और जो सर जितना पढ़ाते हैं अपने क्लासेस में वो कितना आपको हेल्पफुल है? जी मैं बता रही हूँ ना, यहाँ आने से पहले बस मैं खुद ही सेल्फ स्टडी कर रही थी। उससे क्या होता है, आप इवेल्युएट नहीं कर पाते हो खुद को कि बाकियों के कंपैरिजन में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और ना ही आपके पास डायरेक्शन होती है, बस आप लगे हुए हो, दौड़ रहे हो। यहाँ आने के बाद मुझे वो मेंटरशिप मिली, और जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर अंतरेश कुमार, उन्होंने बहुत ही मॉरल सपोर्ट दिया हमें सभी स्टूडेंट्स के लिए। और हमारे जो टीचर्स हैं महेंद्र पुनिया सर हिस्ट्री के, और साइंस के अमन सर, और मिस्टर जितेंद्र कुमार इकोनॉमिक्स के लिए, तो वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने मतलब क्लास में पढ़ाया है। उसके साथ साथ हमारे जो भी डाउट्स रहते हैं वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, चाहे आप क्लास से पहले, क्लास के दौरान या क्लास के बाद भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। जब चाहे आप अगर मेंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो वो आप लिख के आप उनको चेक करवा सकते हो, वो आपके पास फैसिलिटी रहती है। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक इंस्टीट्यूट का पार्ट हो जाते हो तो एक रूटीन बन जाता है आपका, अपने ऑटोमेटिकली एक डिसिप्लिन आप में आ जाता है कि आपके पास एक डेली टारगेट होता है कि मुझे आज इस पे काम करना है, कल हमारा क्लास में टेस्ट है, या मैं मतलब जो बाकी लोग हैं अगर वो किसी क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं और मैं नहीं दे पा रही, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको लर्निंग के लिए मोटिवेट करती हैं। ऐसे स्टूडेंट जो अभी इसमें तैयारी करना चाहते हैं और अभी जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? HCS के लिए हाँ, या UPSC दोनों के लिए, क्योंकि दोनों तो ओके। हाँ, जैसे कि पहली बात तो कि ऑफ कोर्स जो अगर ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम आ रहा है, अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये डिमांड है कि आपने पहले से ही अच्छे से सिलेबस को एक बार कर लिया हो, और इसमें नोट्स मेकिंग का बहुत बड़ा रोल है। अब ये कहते हैं कि अब नोट्स बनाएं, कुछ लोग इसको टाइम वेस्ट भी मानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि टाइम वेस्ट है, ये टाइम सेविंग है। अगर आप एक बार नोट्स बना लेते हो तो आपको रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है बार बार। जैसे कि अगर हिस्ट्री का एग्जांपल लें, हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, NCERT हैं, उसमें भी न्यू एंड ओल्ड NCERT हैं। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को भी लोग सजेस्ट करते हैं, विपिन चंद्र है, उसमें भी बहुत सारी बुक्स हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, और ऐसे ही जैसे कुछ लोग कहते हैं कि तमिलनाडु वाली बुक पढ़िए, वो बहुत अच्छी है। अब देखिए एक सब्जेक्ट के लिए आप इतनी सारी बुक कैसे पढ़ेंगे, तो इसका मैंने जो सोल्यूशन निकाला, मैंने अपने नोट्स बनाए, मैंने स्पेक्ट्रम से भी चीज़ें ऐड की, जो चीज़ें मुझे लगी कि तमिलनाडु वाली बुक में एक्स्ट्रा है और कहीं ना कहीं मतलब इम्पोर्टेंट है, तो मैंने उसे अपने नोट्स में ऐड कर लिया। अब मुझे ना तो स्पेक्ट्रम दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, ना तमिलनाडु वाली बुक पढ़ने की ज़रूरत है। तो और NCERT ऑफकोर्स आपको NCERT के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है हिस्ट्री के लिए, आप एक बार उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, लेकिन नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ अब टेस्ट सीरीज़, हालांकि मैंने सच बताऊँ HCS के लिए टेस्ट सीरीज़ में नहीं लगा पाई, तो लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। PYQ मैंने अच्छे से एनालाइज कर लिया है, शायद उसने मुझे हेल्प किया। तो यही चीज़ें हैं कि आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए, आप अच्छे से देख लीजिए सारी बुक्स भी, नहीं ये बुक अच्छी है ये नहीं है। और देखिएगा आप यूट्यूब पे, आप जितने भी टॉपर्स को सुनिएगा, वही कुछ ही बुक्स हैं जो सब लोग कॉमन सजेस्ट कर रही हैं, है ना। अब मैं वो बहुत ही रिपीटेटिव हो जाएगा, ऑलमोस्ट आप लोगों को पता ही है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज, आपके खुद के नोट्स, और उन्हें बार बार पढ़िए, अच्छे से समझ के चीज़ें पढ़िए। अगर मन नहीं है पढ़ने का, अपने साथ ज़बरदस्ती मत कीजिए, अपने माइंड को, बॉडी को रिलैक्स भी फील कराइए, और लाइफ को भी जिए और पढ़ाई को भी साथ साथ कीजिए। तो इनका भी वही कहना है कि अगर आप कितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयारी करो, चाहे वह कोई सा भी हो, साथ में आपको अपना फ़न भी करना है, चाहे वह आप मूवीज़ देखो, चाहे वह घूमो। और अगेन आपको कंप्लीट करता हूँ और ऑल द बेस्ट कहता हूँ कि आपका जो मेंस एग्ज़ाम आने वाला जो लास्ट एंड मार्च में है। और आगे चलते हैं, यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो अंतरे सर हैं, और भी यहाँ पे जो फैकल्टी है, उनसे बात करते हैं उनका इस पर क्या बोलना है। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे जितने कोऑर्डिनेटर हैं और जितने यहाँ के फैकल्टी है जो अंडर DAC में यहाँ पे सर पढ़ाते हैं, और जिसमें से एक बच्ची है जिनका प्री
हरियाणा का जो निकला है। आज सर से बात करेंगे क्या इनके पीछे क्या राज है, और अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, अपने जो डीएससी के थ्रू हर एक बच्चे को जो एक तरह से पढ़ाई देते हैं, जो आगे चल करके यूपीएससी और हरियाणा पीसीएस निकालते हैं, क्या इनका पीछे क्या राज है, सर से बात करते हैं। आइए अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम डॉक्टर अंतरिक्ष कुमार है। मैं डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ। डॉक्टर अंबेडकर सेंटर लास्ट 2 वर्षों से हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में चल रहा है, और ये सेंटर हरियाणा का एकमात्र सेंटर है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट से अप्रूव्ड है। इस सेंटर के अंतर्गत हम विभिन्न राज्यों से डिफरेंट एससी और ओबीसी बच्चों को एंट्रेंस के माध्यम से प्रवेश दिलाते हैं, और बच्चे डिफरेंट स्टेट से इस बार हमारे यहाँ हैं भी, और हर बार डिफरेंट स्टेट से आते हैं। बात रही क्लासेस की, क्लासेस हमारे यहाँ मंडे टू सैटरडेज हैं, और हमारी जो स्ट्रेटेजी रहती है बच्चों को, हमारा जो मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे यहाँ से निकल के सक्सेस हों एंड यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। और उसी श्रेणी में हमारे साथ एक हमारी छात्रा हैं जो मनीषा हैं, जिन्होंने HCS इस बार क्वालिफाई किया है। सबसे पहले मैं उनको इस सफलता के लिए बधाई देना चाहता हूँ, और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, इस पूरी सफलता के पीछे एक टीम होती है। हमारे साथ भी एक टीम है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की, जो इस सेंटर को एक नए स्तर तक ले जाना चाहती हैं। मैं सबसे पहले अपनी टीम से अवगत कराना चाहूँगा, जो इसमें दिन रात तत्पर हैं और इस सेंटर को आगे ले जाने के लिए हमारी हमेशा मदद कर रहे हैं और हमेशा हैं। ये हमारे साथ हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसमें हम लोग शुरू से, जब से सेंटर स्थगित किया गया है, स्थापित हुआ है, तब से हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं, और विभिन्न मुद्दों और पॉलिसी पर हम लोग किस तरह सेंटर को अच्छा बनाया जाए, ये सारी चीज़ें हम बैठ के इस पर मनन करते हैं, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ताकि बच्चा हमारे सेंटर से तैयारी करके अपने कैरियर को अच्छे से बना सके। तो मैं अपनी टीम से अवगत कराना चाहूँगा डॉक्टर रविंद्र कुमार जी। थैंक यू डॉक्टर अंतरिक्ष। मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र है, और हमने स्टार्टिंग से इस सेंटर को चलाने के लिए बहुत मेहनत की है सर ने और हमने, और हमारे साथ डॉक्टर विनय हैं, महेंद्र पूनिया जी हैं। हम सब ने मिलकर इसको पिछले 2 साल से इस सेंटर को ग्रो करने की मेहनत की है, और उसी का एक फलस्वरूप हमारे इस साल हमारी स्टूडेंट है मनीषा, जिसने क्वालिफाई किया है। और हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, और बच्चे भी हमारे पास हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से वो स्टडी करते हैं। और हम ये भी यहाँ से कहना चाहेंगे कि अदर डिपार्टमेंट से और अदर स्टेट से बच्चे यहाँ पे आए हमारे सेंटर में, क्योंकि हम बहुत अच्छे से ग्रूम करवाते हैं अपने बच्चों को। आए हमारे पास। इस साल हम अभी एडमिशन कब स्टार्ट करेंगे? अभी आपके यहाँ सर जून से शुरू करते हैं। जून से हम सेंटर के नए बच्चों के एडमिशन्स कर रहे हैं, तो हमारे पास आइए आप, और हम बहुत ही अच्छे से गाइडेंस देते हैं। और हमारा सेंटर में पूरे सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक क्लासेस चलती हैं। तो इस सेंटर में अगर आप कोई भी किसी का ड्रीम है, क्वालिफाई करना चाहते हैं यूपीएससी, तो आप हमारे यहाँ आइए। थैंक यू। हाँ नमस्ते, मैं डॉक्टर विनय कुमार आया हूँ। मैं भी इस सेंटर का पार्ट हूँ पिछले 2 साल से, और सबसे अच्छी बात यह है कि आज ये बच्चे बहुत सारे वर्ग के बच्चों के लिए एग्जाम्पल बनी है, उदाहरण बनी है। मतलब कि जो भी यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट मिलकर जो साधन प्रोवाइड किए हैं यहाँ पे, उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर एक दूसरे के प्रति एक मोटिवेशन का काम किए हैं। तो मैं कहूँगा इसी तरीके से और भी बच्चे आए, इनसे सीखें, और इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस बात पर कि सबसे पहले एक एग्जाम्पल की स्रोत बनने के लिए। बस, थैंक यू। सर पहले सर का धन्यवाद, कमेटी का थैंक यू। और हमारा जो प्रयास रहेगा सर कि ये है कि सुपर 100 जो 100 बच्चे हम लेते हैं, तो हमारे अभी तो मनीषा के लिए हमें कम टाइम मिला है, और हमारे जो पीछे के थे वो दिसंबर में या नवंबर अक्टूबर के अंदर शुरू होने के कारण थोड़ा हमारे पास टाइम कम मिल पाता था। आपकी और कोशिश करेंगे जून से हम शुरू करते हैं, जो जैसे ही फाइनल ईयर का एग्जाम खत्म होता है उसी टाइम बच्चा हमारे पास में आ जाए, हमारे पास एक पर्टिकुलर एक स्लॉट रहे टाइम का, जिससे हम बच्चे को प्रिपेयर कर पाएँ। तो हमारी कोशिश रहेगी कि 100 में से 100, ठीक है, जो सुपर 100 का कॉन्सेप्ट है वो पूरा किया जाए। अभी शुरुआत है, हम आगे बेटर और बेस्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे सर। बाकी हाँ, बाकी क्या है, क्लास चल रही है तो
सो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी कि हमारे यहाँ से कोई स्टूडेंट लाइक मनीषा ने अभी HCS क्लियर कर दिया। सो मतलब ये कि इससे बहुत चीज़ें मोटिवेट होती हैं, बाकी अदर स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने आप में क्या है, उनको भी डेडिकेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चल के आएंगे। और मेरा यहाँ तक असर मानना है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको एग्जैक्टली सफलता तो मिलती है, आज नहीं तो कल मिलेगी। और यहाँ पे डैश डिपार्टमेंट से मनीषा ने एक तरीके से मिसाल ही जाहिर की है कि आगे चल के दिस इज द फर्स्ट स्टूडेंट जो यहाँ से बढ़ रही है। आई होप कि लाइफ में अपनी और बहुत आगे बढ़े और बाकी सब स्टूडेंट्स भी क्या है इनसे इंस्पायर हों और ज़्यादा रिजल्ट यहाँ से डैश से निकल के। तो जैसे कि अभी आपने देखा है कि यहाँ से एक जो छात्रा जो है मनीषा जी यहाँ से निकाला, ये सिर्फ एक छोटा सा गांव से जो निकल करके आई है। ये जो पेरेंट्स होते हैं जिनको बच्ची को बाहर नहीं जाने देते हैं, आई थिंक उनको इनसे मोटिवेट होना चाहिए कि बच्ची को भी बाहर जा करके उन्हें पढ़ने दिया जाए।